हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करेंगे आज 11 और 12 फरवरी का 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल मैं आपको न्यूज़ नहीं बता पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आज हम वो वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द प्रीलिम्स स्पेसिफिक पार्ट। आप इसका आंसर करिए तो बहुत ही अच्छा आपको भी लगेगा और पर्सनली आपको फील होगा कि हाँ कुछ तैयारी चल रही कि नहीं चल रही, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिस्पाइट मीन्स डिले अलाउड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट फॉर अ डेथ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। दूसरा है रिमिशन मीन्स रिड्यूसिंग द क्वांटम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन कंसिडरिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट, रेजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट। दूसरा है सेंट्रल बैंक बाइंग बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट है। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉम्ब और जब एटॉमिक बॉम्ब फ्यूज़न और फिजन के बारे में बताया था तब ये चीज़ बताई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला कह रहा है द ITR विल यूज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दूसरा कह रहा है इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री ऑफ ITER। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल्दो देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंटल टोकामैक्स वर्ल्ड वाइड नन हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड नेट एनर्जी प्रोडक्शन मोर देन द इनपुट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप इनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, तो देखो आर्टिकल 72 अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला इसमें स्टेटमेंट लिखा है रिस्पाइट मीन्स डिले अलाउड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली डेथ फॉर अ डेथ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रिस्पाइट, देखो एक सिंपल सा ट्रिक है याद करने का। रिस्पाइट SP बीच में आता है ना, SP फॉर स्पेशल। तो याद रखिएगा जब हम किसी स्पेशल रीजन की वजह से एग्जीक्यूशन को मतलब सेंटेंस का डिग्री या क्वांटम चेंज करते हैं तो वो रिस्पाइट कहलाता है। जो पहला स्टेटमेंट है ना कि टेम्पररी पीरियड के लिए, तो वो रिप्राइव कहलाता है, दैट इज रिप्राइव। तो रिप्रीव इज एक्चुअली द स्टेटमेंट 1। रिस्पाइट नहीं होना चाहिए। रिस्पाइट मतलब कि स्पेशल रीजंस के कारण जब आप डिग्री या क्वांटम को चेंज करते हैं, जैसे कि मान लो प्रेगनेंसी इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, तो वुमेन की जो पनिशमेंट होगी उसका क्वांटम और डिग्री जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें गलत है क्योंकि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज एक्चुअली रिस्पाइट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल प्रोविजन, SP स्पेशल याद रखिएगा, दैट इज एक्चुअली रिस्पाइट, नॉट रिमिशन। रिमिशन मतलब जब आप डिग्री ना चेंज करें, सिर्फ आप उसके क्वांटम को चेंज करें, डिग्री ना चेंज करें। डिग्री नहीं चेंज होती रिस्पाइट में। ये हो सकता है कि 10 साल की जगह 7 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर सपोज बामशक्कत कह दे, बामशक्कत है मतलब कि मेहनत के साथ है, तो मेहनत रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, डिग्री नहीं चेंज होगी, उसका क्वांटम चेंज हो सकता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। सिंपल सा मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा, रिजर्व बैंक के पास पैसा कम रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट देखो, रेजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये गलत है। अगर रेजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट कर देंगे तो इसका मतलब है कि बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो पहला तो देखो हो ही नहीं सकता। दूसरा जो है सेंट्रल बैंक बाइंग बॉन्ड, अब अगर सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदेगा इसका मतलब है कि वो पैसे दे रहा होगा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि पैसे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ से वापस जाएंगे तो एक्सपेंशनरी है पॉलिसी, और अगर पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक के अंदर आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, पहला गलत रहेगा। तीसरा सवाल है ITER में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, इंडिया इज अ पार्टिसिपेटरी कंट्री ऑफ ITER। तो यहाँ से ही आपको ये
आंसर आ जाना चाहिए था कि इंडिया पार्टिसिपेटिंग कंट्री है या नहीं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ था, और उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि IT ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आज का मेंस क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। व्हाट नीड्स टू बी डन टू प्रिवेंट अ डिजिटल पर्ल हार्बर। एक्चुअली में ये साइबर अटैक से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूंगा, आज एक आर्टिकल है एक्चुअली MK नारायणन जी का, तो उसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिजिटल पर्ल हार्बर भी बताया है। तो एक्चुअली में डिजिटल पर्ल हार्बर का मतलब है कि जैसे पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो वैसा ही कहीं इस तरीके का कोई अटैक ना हो डिजिटली, इसके लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाए कि इसके लिए हम तैयार रहें, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा गया है। आई होप यू विल ट्राई टू राइट सम पॉइंट्स एटलीस्ट ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। आप कुछ पॉइंट्स तो जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी पुट फॉरवर्ड की है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है ना। तो अब आप सबको पता है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के प्रयास में है। तो ऐसे में क्या है बेसिकली ये चाहते हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके लिए भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस निकाली हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। एम ऑब्जेक्टिव इसका ये कि फास्टर अडॉप्शन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में। अब अडॉप्शन क्यों रुका हुआ है, क्योंकि देखो लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है कि भैया चार्ज कैसे होगी, चार्जिंग स्टेशन कहाँ होंगे, कितनी दूरी पे होंगे, कितना चार्ज करके ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के दिमाग पे। तो अब ये डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, बाय दीज पॉलिसीज एंड ऑल। तो लोगों के दिमाग से डाउट हटाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के रिगार्डिंग ये पॉलिसी आई है। की गाइडलाइंस क्या क्या है, पहला देखो, एन इंडिविजुअल एंटिटी इज फ्री टू सेट अप पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइसेंस प्रोवाइडेड दैट सच स्टेशन मीट्स द टेक्निकल सेफ्टी एज वेल एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है, लेकिन उसको टेक्निकल सेफ्टी और जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो मैच करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स कैन चार्ज देयर व्हीकल्स एट देयर रेसिडेंसेज और ऑफिसेज यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, ये भी एक बात है। तीसरा इन्होंने कहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज, मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स आर अलाउड टू इंस्टॉल PCS फॉर चार्जिंग द व्हीकल इंक्लूडिंग चार्जिंग ऑफ विजिटर्स व्हीकल्स परमिटेड टू कम इनटू द प्रेमाइसेस। जो भी व्हीकल आएगा उनके प्रेमाइसेस में उसको भी चार्ज करने की परमिशन रहेगी। फोर्थली, लैंड अवेलेबल विद गवर्नमेंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस टू अ गवर्नमेंट ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, है ना। तो मतलब कि अगर कोई पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको अपना लैंड प्रोवाइड करेगा रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे, जो कि ₹1 पर किलोवाट आवर के रूप में फिक्स्ड रहेगा, ठीक है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट है द टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शैल बी सिंगल पार्ट टैरिफ एंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। सिक्स्थ, इन्होंने कहा कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी जनरेटिंग कंपनी थ्रू ओपन एक्सेस, यानी कि कोई जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी के थ्रू एक्सेस ले सकती है इलेक्ट्रिसिटी की। ओपन access shall be provided for this purpose within 15 days of receipt of application। मतलब कि जैसे ही कोई रिसीट मतलब कि एप्लीकेशन देता है कि भैया उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फॉर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, तो उसको 15 दिन के अंदर उसका ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लास्टली, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड टू टाई अप विद एटलीस्ट 1 ऑनलाइन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। अब जो ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उनको किसी एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करना पड़ेगा फॉर रिमोट और ऑनलाइन बुकिंग ऑफ चार्जिंग स्लॉट्स, ठीक है ना। तो रिमोट और ऑनलाइन बुकिंग ऑफ चार्जिंग स्लॉट्स भी पॉसिबल रहेगी। ऐसा करने के लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से इनको टाई अप करना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी एंड ऑल। दूसरी जो न्यूज़ है वो है कैपिटल गेन्स टैक्स के रिगार्डिंग। तो अभी रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है एंड इसके लिए एक रीलुक यू शुड हैव अ रीलुक ओवर दैट। तो ऐसा रेवेन्यू सेक्रेटरी ने क्यों कहा और क्या है कैपिटल गेन्स टैक्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है वो लेवी होता है ऑन द प्रॉफिट मेड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो प्रॉफिट आप इन्वेस्टमेंट्स पे बनाते हो ना, जैसे कि आपने शेयर
शेयर खरीदे होंगे, सपोज करो आप शेयर खरीद रहे हो या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, इस तरीके से गोल्ड स्टॉक्स में, इन सब में अगर आप कर रहे हो और आपको उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट पे जो लगने वाला टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो कहलाता है आपका कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स भी दो उसमें डिवाइडेड रहता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि LTCG, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि STCG। अब ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब कि हाउ लॉन्ग यू हैव हेल्ड द इन्वेस्टमेंट, है ना, जो इन्वेस्टमेंट थी आपने कितने लंबे समय तक के लिए उसको रखा था, तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात है कि कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है वो आपके इनकम टैक्स से डिफरेंट होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर इनकम टैक्स। कैसे कि अनलाइक इनकम टैक्स द परसेंटेज ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स डज नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ योर ओवरऑल टैक्स स्लैब, जैसे कि आपकी इनकम के हिसाब से आपका टैक्स स्लैब चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स है वो इस तरह से चेंज नहीं होता है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड द कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे LTCG टैक्स जो है, अगर सरचार्ज को आप एक्सक्लूड कर दे ऑन इक्विटी, इट इज सेम फॉर गेन्स ऑफ ₹10 लाख to 10 करोड़, तो 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक के कैपिटल गेन्स के लिए ये सेम टैक्स लगाते हैं। मोर ओवर देयर इज ऑल्सो सेपरेट सेट ऑफ डिडक्शंस दैट अप्लाई टू LTCG विच डू नॉट अप्लाई टू ऑर्डिनरी इनकम, तो कुछ और डिडक्शंस हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अप्लाई होते हैं, लेकिन वो आपके इनकम टैक्स में, मतलब कुल मिलाकर के इनकम टैक्स और जो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स है वो डिफरेंट होता है। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या है, जैसे LTCG और आपका शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो इसमें क्या है बेसिकली, एक तो ये डिफ्रेंसिएशन की जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। दूसरा चीज़ देखो कि जो LTCG टैक्स ऑन स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो 10% है। स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है वो 10% का लगता है, लेकिन अगर डेट म्यूचुअल फंड्स पे है तो 20% का लगेगा। तो इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है कैलकुलेशन की कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसमें सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% का लग रहा है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स है तो आपका 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है ना। दूसरा है ना होल्डिंग पीरियड चेंजेस फ्रॉम एसेट टू एसेट, होल्डिंग पीरियड फॉर LTCG टैक्स इज 2 years इन रियल एस्टेट, 1 year फॉर स्टॉक्स एंड 3 years फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड। तो जो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में जो होल्डिंग पीरियड की बात हम कर रहे थे ना, वो सबके लिए अलग है। रियल एस्टेट के लिए 2 साल है, स्टॉक्स के लिए केवल 1 साल है, और डेट म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड्स के लिए तो 3 साल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के होल्डिंग पीरियड भी अलग अलग है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। फिर तीसरा जो एग्जम्पशंस अवेलेबल है ना वो भी काफ़ी खुद की बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के बाद एग्जम्पशंस और ये सब चीज़ मिलता है, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि बाइंग अ हाउस आफ्टर सेलिंग वन कैन गेट यू एन एग्जम्पशन, आपने कोई घर बेचा, आपने कोई घर खरीदा तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, बट जो नया घर है इसको 2 साल के अंदर खरीदना पड़ेगा आपको, या फिर आपको बनवा रहे हैं तो अगर आपको 3 साल के अंदर बनवाना पड़ेगा। तो ये भी कंडीशंस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं, तो यही सब चीज़ों को रीलुक करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द रेवेन्यू सेक्रेटरी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब हिजाब क्वेश्चन पर आते हैं। हिजाब का सवाल जो चल रहा है इस समय कर्नाटका में बहुत जोरों शोरों चल रहा है कि क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे हिजाब पहनने की परमिशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एंड इसके लिए अभी जो कोर्ट्स हैं, अभी मामला जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो अभी जो मेन क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, बेसिकली वही क्वेश्चन क्या क्या है वो हम बात कर लेते हैं। की क्वेश्चन देखो क्या क्या है। वेदर द इफेक्ट ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन बी द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन गारंटीड अंडर आर्टिकल 15, 19, 21, 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या है, जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये बोला कि जब तक हम मैटर पे डिसाइड नहीं कर लेते तब तक कोई भी ये नहीं पहनेगा, ना हिजाब पहनेगा, ना कोई सैफरन कुछ पहनेगा, ना कुछ और किसी तरीके का जो सिंबल हो सकता है रिलीजियस, ऐसा कुछ नहीं पहनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या किसी इंटरिम ऑर्डर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सकता है कि नहीं, पहला सवाल तो ये। दूसरा, जैसे हिजाब का क्वेश्चन है तो उसमें मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हिजाब जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी बताई गई थी, टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी के अंतर्गत आता है कि नहीं, उसको पास करता है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और जैसे मान लो तीसरा सवाल एक ये बेसिक सवाल है, जैसे कि कोई अगर इंस्टीट्यूशन अगर उसने अपनी यूनिफॉर्म डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म देखो नहीं डिक्लेयर किया था तो आप कुछ भी पहन
पहन के आओ। बट अगर किसी इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म डिक्लेयर्ड है तो फिर क्या इस तरीके का आप कोई रिलीजियस या जो भी चीज़ है इसको पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते? तो ये बड़े सवाल रहेंगे जिनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, बोला कि भाई हर मैटर को इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं होती, हर मैटर को इतने बड़े लेवल पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मैटर्स को पहले वहाँ पे उनके लोकल लेवल पे सुलझाओ, उसके बाद देखो हम तो बैठे ही हुए हैं फॉर गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, बट यू शुड हैंडल द मैटर्स एट योर ओन हैंड। और इसको इतना हर मैटर को इतना ज़्यादा बढ़ा करके उसको सीधे नेशनल लेवल का बना करके इस तरह से नहीं करने का है ना। दिस हैज़ बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। क्वाड मीट फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक टाइज। अब यहाँ पे बेसिकली क्वाड की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडो पैसिफिक टाइज को और ज़्यादा महत्व दिया है। क्वाड में 4 मेंबर, आप सबको पता होना चाहिए, 4 मेंबर हैं, जिसमें यूएसए मेन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया मेन है, जिसमें जापान है और जिसमें इंडिया है। तो क्वाड में ये 4 कंट्रीज़ हैं। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ये ग्रुपिंग, क्योंकि ये एंटी चाइना, इसका जो आउटलुक है वो एंटी चाइना आउटलुक है। चाइना ने इसको मॉडर्न नेटो भी कहा है, नेटो के नाम से भी इसकी तो उपाधि दी है इसको। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। आईआईपी ग्रोथ स्लोड टू 0.4% इन दिसंबर। तो कितनी ग्रोथ रही वो तो हमको जानने का नहीं है, लेकिन आईआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखिएगा, आईआईपी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ये इंडिकेटर है कि कितना प्रोडक्शन, आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कितना ग्रोथ या कितना कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसको निकालने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, वो इसको हर मंथ निकालती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ इसको हर मंथ निकालती है। एंड इट इज़ अ वेरी कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स विच आर क्लासिफाइड अंडर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेजरली जो है ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कंपोज रहते हैं, और उन्हीं का ये इंडेक्स है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि बेसिकली इसमें जो इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। और एक और चीज़ और याद रखिएगा कि जो इसमें कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर इंडस्ट्रीज़ जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है वो इसका 40.27 यानी 40.27% वेटेज बनाती हैं। ठीक है ना, तो कोर इंडस्ट्रीज़ जो है वो 40.27% वेटेज बनाती हैं। और कोर इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत जो वेटेज है वो उसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर लास्ट में फर्टिलाइज़र। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये तो 2 याद ही रखना, और तीसरे पे स्टील याद रखना, और लास्ट फर्टिलाइज़र याद रखना। ठीक है ना, आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप यहाँ मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। टेकिंग अ बाइट आउट ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब यहाँ जो आर्टिकल लिखा गया है, M.K. नारायणन ने ये आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल लिखा गया है ऑन साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो वर्ल्ड करेंटली है उसमें साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑल द साइबर थ्रेट्स आर इंक्रीजिंग अ लॉट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, स्पाईवेयर का नाम आपने सुना है, रैंसमवेयर का नाम आपने सुना है। ठीक है ना, रैंसमवेयर पता है ना, जिसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम लॉक कर दिया जाता है और आपके डेटा को बोलते हैं कि भैया इतना रैंसम दो तो हम आपको छोड़ेंगे, ना, फिरौती मांगी जाती है इस तरीके से डेटा को लॉक करके, क्योंकि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रेजेंट जनरेशन। डेटा इज़ द न्यू ऑयल बोलते हैं ना, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जैसा ऑयल का महत्व था ना पहले, वैसे ही अब डेटा का महत्व हो चुका है। तो कुल मिलाकर के डेटा बहुत एसेंशियल है, एंड यही सारे रीज़न है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा की सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइबर थ्रेट जो है एक बहुत ही बड़े मेनस के रूप में आए हैं, सामने आए हैं, जिससे कि न केवल आपकी जो मतलब कि जो आपका इंक्रिप्शन है उसको डिकोड करने का काम करते हैं, बल्कि कई तरीके से साइबर अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस चाहे अटैक हो, चाहे फिशिंग अटैक हो, है ना, अलग अलग अटैक्स होते हैं ना, पता ना, जैसे आपको आपका कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करने दिया जाएगा, कैसे, डिनाइल ऑफ सर्विस के थ्रू। डिनाइल ऑफ सर्विस, इतने सारे वो मतलब वो छोड़े जाएंगे कि एग्जीक्यूशंस होंगे कि आपका कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, तो डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं उसको। इसके अलावा वायरसेस तो आपको पता ही है। देन फिशिंग होता है, मतलब कि एक कोई अगर वेबसाइट है तो उसका एग्जैक्ट कॉपी बना लिया जाता है ना, फिर आप उसमें जाएंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे तो उनके पास चला जाएगा पासवर्ड। तो ये सारे अटैक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। फिर दूसरा ऑथर ने बोला कि जो वेस्ट रहा है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज रही हैं, वो हमेशा से उनका फोकस गलत रहा है, दे ऑलवेज हैव फोकस टुवर्ड्स द रॉन्ग थिंग, एंड यही रीज़न है कि मिसप्लेस्ड इनकी जो अपॉर्चुनिटी, मिसप्लेस्ड जो इनकी प्रियोरिटीज़ थी, उस कारण से जो कभी साइबर थ्रेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाया। और आज अगर अपन देखें तो वेस्ट के कारण ही कहना चाहिए कि जो
ट्रस्ट सिस्टम है, जो ट्रस्ट वाला सिस्टम है, क्रेडिबिलिटी वाला पार्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और बहुत सारे साइबर अटैक्स जो है सामने आ रहे हैं। तो यही रीज़न है ऑथर ने क्या है कि जो एक डिजिटल पर्ल हार्बर होने की उम्मीद, जो टर्म मैंने यूज़ किया था डिजिटल पर्ल हार्बर, वो उसी कारण से मैंने यूज़ किया था। यहाँ पे ऑथर ने भी देखो लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा है पोटेंशियल पर्ल हार्बर टाइप ऑफ स्ट्राइक, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ पर्ल हार्बर टाइप ऑफ स्ट्राइक। अब देखो क्या होता है डिजिटल पर्ल हार्बर, मैं बताता हूँ। देखो साइबर पर्ल हार्बर या डिजिटल पर्ल हार्बर बोलते हैं पोटेंशियल साइबर अटैक दैट सम पीपल बिलीव थ्रेटन्स यूएस। कुछ लोग को लगता है कि यूएस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा साइबर आपका अटैक होने वाला है, जिसको साइबर पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये कि क्यों अमेरिका के ऊपर ही होगा, क्योंकि अमेरिका के पास एक तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है और आईटी और ये जो मोस्ट ऑफ द अटैक्स ओरिजिनेट होते हैं वो आजकल चाइना से, रशिया से अटैक हो रहे हैं। एंड ये कारण भी है कि चूँकि इन दोनों का जो मेन दुश्मन है वो अमेरिका है, इस कारण से अमेरिका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल टारगेट रहता है। तो जैसे पर्ल हार्बर 1941 में अटैक का टारगेट बना था जापानीज अटैक का वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वैसे ही कहीं दोबारा से साइबर के फील्ड में दोबारा से ये अटैक अमेरिका के ऊपर ना हो, जिसको साइबर यानी कि साइबर पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। तो आंसर इसका कहाँ है? आंसर इसका बेसिकली आपको ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट इन द सिस्टम, चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रिड हो, चाहे बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बैकअप प्लान्स बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एंड जैसे वेट मत करो किसी बड़ी चीज़ के होने के, छोटी छोटी चीज़ों से क्यूज़ लो और उसके बाद उसको करो। कुछ मेथड्स यहाँ पे मेंशन है, इसको लिख लो अपने नोट्स में, तो ऐड करना है सेस, जैसे SASE क्या है बेसिकली? ये है आपका सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज विच विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स। दूसरा इन्होंने CASB कहा, यानी कि क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। और तीसरा SWG का है, जिसका नाम है सिक्योर वेब गेटवे, सिक्योर वेब गेटवे विच आर एम्ड एट लिमिटिंग द रिस्क ऑफ यूजर्स फ्रॉम वेब बेस्ड थ्रेट्स। जो वेब बेस्ड थ्रेट्स हैं उनसे यूजर्स को बचाने के लिए बेसिकली ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। कल को अगर क्वेश्चन राइटिंग आता है, आंसर राइटिंग आती है, तो आप ये सारी चीज़ जरूर मेंशन करिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो काफ़ी नंबर इससे मिलने की संभावना आपके बढ़ जाती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नीड ऑफ द आर। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। एक्चुअली में ये सब हिजाब की जो कंट्रोवर्सी है, जो चीज़ें सब है, इनका सोल्यूशन जो दिया जा रहा है, जो मतलब मीडिया में जो सोल्यूशन है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रहा है। ताकि कि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, जो आपके सिविल मैटर्स है, सिविल मैटर्स मतलब कि जिस तरीके का मैरिज का मैटर है, या आपका डाइवोर्स का मैटर है, या आपका इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर है, या रिलीजियस का, सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में आपका रिलीजियस जो बिहेवियर है उसके रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ये सारे आपके सिविल राइट्स के मैटर माने जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें आर्टिकल 44 की बात की जाती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। आर्टिकल 44 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दैट टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड की गवर्नमेंट को जो कोशिश करनी चाहिए, दैट शुड बी टू यूनिफॉर्मली प्रोसेस द सिविल कोड इन द कंट्री, मतलब कि यूनिफॉर्मली जो सिविल कोड है उसको कंट्री में लाने का है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स लाने की कोशिश करेगा। द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 आप याद रखिएगा जरूर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 याद रखेगा, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है यहाँ पे। नेवीज मिलन एक्सरसाइज टू ब्रिंग टुगेदर 46 कंट्रीज। अब यहाँ पे नेवी जो है वो 12th प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू 21 फरवरी विशाखापट्टनम में रखने वाला है, और इसका नाम रखा जाता है मिलन 2022 एक्सरसाइज। जो ये एक्सरसाइज है ये है मिलन 2022, और ये 21 फरवरी को रखी जाएगी। इसमें 46 कंट्रीज़ की जो नेवीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, एंड इसमें क्वाड कंट्रीज़ तो पार्टिसिपेट करेंगी, इसे करेंगी, साथ में रशिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्सरसाइज मिलन है बेसिकली, जो कि इसी के अंतर्गत आपका जो ये 12th फ्लीट रिव्यू है उसके अंतर्गत ये 25 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो मिलन एक्सरसाइज, उसके मिलन एक्सरसाइज जो है उसमें 46 नेवीज़ रहेंगी, एंड मोर देन 46 नेवीज़ विल पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट, रशिया NATO, नॉट NATO, रशिया टुगेदर विद द क्वाड कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दैट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले भी थी, फेथ स्कूल्स विल स्टे आउट ऑफ द RTE एम्बिट। जो राइट टू एजुकेशन का एम्बिट है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत से जो फेथ स्कूल्स हैं, यानी कि जो मदरसाज हैं और ये सब है, पाठशालाज हैं, मदरसाज हैं, इनको बाहर रखा जाएगा। वैदिक पाठशाला, मदरसा और ऐसे जो इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली आपको याद रखना है कि उनको बाहर रखा जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। राइट टू एजुकेशन, आप सबको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 का एक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बता दूँ, 2009 का एक्ट है। इसके साथ इसने एक नया फंडामेंटल राइट लेकर के आया। राइट था आर्टिकल 21A। जो फंडामेंटल राइट था वो था आर्टिकल 21A, जिसमें फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि कुछ और राइट्स हैं, जैसे कि आपका इसके साथ ही 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके पहले आया था 86th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 6 साल से 14 साल के लिए बात की थी। RT का प्राइमरी एम यही है कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन का है वो प्रोवाइड हो। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन्होंने इसके अंतर्गत क्या कहा है, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि 25% रिजर्वेशन जो रहेगा हर स्कूल में, 25% जो रिजर्वेशन रहेगा, जो सीट्स रहेंगी 25% वो डिसएडवांटेज सेक्शन जो रहेगा सोसाइटी का, उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी का क्या है, इसमें क्या है, SC ST हो गए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हो गई, या आपके डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हो गए, तो इन लोगों को आपका माना जाता है कि ये डिसएडवांटेज ग्रुप है। और 25% सीट जो स्कूल्स में है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपकी गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पे इस तरीके से किया जाएगा, है ना। यहाँ पे दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। तो ये 25% वाला जो कोटा, ये मदरसा, वैदिक पाठशाला और इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं वहाँ पे लागू नहीं पड़ता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे एक और चीज़ है, स्कूल इन अरुणाचल प्रदेश टू अलाउ ट्रेडिशनल ड्रेस। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के इस स्कूल ने अभी जब से कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद ये काम किया है कि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स में ड्रेस नहीं है वहाँ पे आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ सकते हैं। और जहाँ प्राइवेट स्कूल्स ने तो ये डिसाइड किया कि हफ्ते का एक दिन आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ सकते हैं, बाकी दिन आप अपना स्कूल जो का ड्रेस रहेगा वो पहनेंगे। हफ्ते में केवल एक दिन आप अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं, बाकी दिनों में आपको क्या पहनना है, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है। तो ये अरुणाचल के एक स्कूल ने किया, तो अब ठीक है, उनकी मर्जी भैया, उनका स्टेट है, कैसे भी लाओ पास करते जाएं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट स्केप्टिक अबाउट वियनाज न्यूक्लियर टॉक। अब यहाँ पे जो ईरान के प्रेसिडेंट है इस समय, इब्राहिम राइसी, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा उनको पोटेंशियल लग नहीं रहा है कि इस बार का बेसिकली जो ईरान की जो वियना टॉक्स हो रहे हैं, यानी कि जो JCPOA की बात चलती है ना, कि सिविल न्यूक्लियर डील की बात चलती कि ईरान ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, वो बीच में जो बाइडन के पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उस टाइप पे उन्होंने हटा दिया था ये डील को, कहा कि भैया ईरान ने वायलेशन किया है ना, हमारे ट्रीटी का, JCPOA का, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन याद रखिएगा, P5+1, यानी कि USA UK रशिया फ्रांस है चाइना प्लस एक जर्मनी एक और कंट्री है जो कि डील में शामिल थी, याद रखिएगा, इस डील में, न्यूक्लियर डील में। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए इब्राहिम राइसी का कहना है कि अपने लोकल प्रोडक्शन पे ध्यान दो, अपनी जब तक हम इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी होने की संभावना नहीं है। अब 2 लोकेशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो बेनिन नाम की लोकेशन है, ठीक है ना, ये वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, याद रखिएगा। बेनिन जो है, बेनिन वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में, जहाँ पे आपका ये बुर्किना फासो, नाइजीरिया, टोगो, ये कंट्रीज़ है ना, उनके बीच में पाई जाती है। तो बेनिन याद रखना, फ्रेंच स्पीकिंग है, वैसे फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, लेकिन अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। दूसरा आपको याद रखना है निकारागुआ। तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ निकारागुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये निकारागुआ का मैप है ना। निकारागुआ जो है वो आपका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसके एक तरफ आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, दूसरी तरफ आपको करीबियन सी दिख रहा होगा। तो करीबियन सी और पैसिफिक ओशन है। और निकारागुआ की जो बॉर्डर शेयर होती है 2 कंट्रीज़ के साथ शेयर होती है, ये भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। एक है हॉन्डुरस के साथ शेयर कर रहा है देखो बॉर्डर, और दूसरा आपका नीचे कोस्टा रिका के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हॉन्डुरस और कोस्टा रिका के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है।
रहा है। और लैगो डी निकारागुआ नाम की एक लेक जो है वो अंदर मिलती है। लैगो डी निकारागुआ नाम की लेक है निकारागुआ, याद रखिएगा। ऊपर हॉन्डुरस है, नीचे कोस्टा रिका है, और एक तरफ इधर पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ उधर कैरिबियन सी है जो टच हो रहा है। और ये आपको थोड़ा तीन चीज़ें मुझे दिखानी थी। अब हम आते हैं कल के यानी कि 11 फरवरी के न्यूज़पेपर एनालिसिस पे। यहाँ पे कल एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर में न्यूज़ आई थी, क्रिएटिंग सन इन अ लैब। अब ये ITER के रिगार्डिंग ही ये जो न्यूज़ था। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, क्या है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है इट इज़, जबकि फ्यूजन रिएक्शन जैसे क्या मैंने बताया था कि जब लाइटर न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन करते हैं एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि जैसे हाइड्रोजन के लाइटर न्यूक्लियस माने जा रहे हैं, हाइड्रोजन दे फ्यूज टू प्रोड्यूस स्लाइटली हैवियर एटम्स लाइक हीलियम। हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बना रहा है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है ना। एंड यही एनर्जी है जो कि स्टार्स और सन में काम आती है। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द थिंग विच इज देयर, है ना। और ये एनर्जी चूँकि हम जानते हैं कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए जो है बिल्कुल जो आपका यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या होता है कि जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट है, और फिर जब इसको कंबाइन कर देंगे तो बेसिकली इन सबको ऐड करके अगर आप देखो तो आपको हाइड्रोजन हीलियम में 0.02862 AMU का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब चूँकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस कारण से ये जो 0.02862 AMU का डिफरेंस आता है ये प्योर एनर्जी होती है। तो आइंस्टीन का फॉर्मूला है E बराबर mc², उसके हिसाब से ये जो 0.02862 AMU था ये पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसमें अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो मिलने वाली एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है दूसरे किसी पावर सोर्स से, ठीक है ना। अब कई एफर्ट्स लगाए गए हैं टू अचीव द न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे कि मार्च 24, 1951 में अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जुआन पेरॉन स्टन्ड द वर्ल्ड बाय अनाउंसिंग द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्टो ह्यूमिल नाम का एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्टो यानी कि प्रोजेक्टो ह्यूमुल नाम का प्रोजेक्ट था। तब अर्जेंटीनिया के जो प्रेसिडेंट थे, अर्जेंटीना होता है, अर्जेंटीनिया पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट थे जुआन पेरॉन, उन्होंने प्रोजेक्टो ह्यूमुल नाम का प्रोजेक्ट था जिसके बारे में अनाउंस कर दिया, ठीक है ना। बट दैट टाइम इट वॉज नॉट दैट गुड। इसके बाद USSR और US दोनों ने ही अपने फ्यूज़न रिसर्च को काफ़ी स्टेप अप किया है। और रशिया ने तो यहाँ तक कि एक डिवाइस टोकामैक नाम का डिवाइस बनाया है जो कि सस्टेन कर सकता हो न्यूक्लियर फ्यूज़न। ऐसा डिवाइस उसको टोकामैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फिजन रिएक्टर तो हर जगह, जैसे न्यूक्लियर पावर जो हम प्रोड्यूस करते हैं ना वो फिजन के थ्रू प्रोड्यूस होती है ना, दैट इज़ नॉट फ्यूजन, दैट इज़ फिजन। तो जैसे कलपक्कम में हो गया, कुडनकुलम में हो गया, ये सब फिजन रिएक्टर्स हैं। फ्यूज़न रिएक्टर्स में रेडियो एक्टिविटी के लीक का खतरा नहीं रहता। याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फ्यूज़न का कि जैसे फिजन रिएक्टर्स में हमको रेडियो एक्टिविटी और लीकेज का खतरा रहता है ना, वो खतरा आपको फ्यूजन रिएक्टर्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है हार्मलेस हीलियम वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हार्मलेस होती है और इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी का खतरा आपको इस तरीके का नहीं होता है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी आ सकती है, लेकिन वो एनर्जी डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेम्परेचर भी चाहिए। देखो लिखा है ऑर्डिनरली द एटम्स कैन नॉट फ्यूज, ऑर्डिनरली फ्यूज़ नहीं होंगे। ये फ्यूज़ कब होंगे? ये फ्यूज़ तब होंगे जब इनका स्टेट ही डिफरेंट होगा, मतलब इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, लगभग 15 मिलियन केल्विन्स के टेम्परेचर में आसपास रहना पड़ता है इनको, तब जाकर के जो बेसिकली इनका स्टेट है वो कन्वर्ट होता है at very high temperature, it changes into plasma state और तभी इनका ये फ्यूजन होता है। और जब ये फ्यूज़न होता है उसके बाद ही फिर ये एनर्जी और ये सब चीज़ें हम जानको पता ही है। टोकामैक क्या है? टोकामैक फ्यूज़न अकर करने का एक ऐसा, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए एक ऐसा वेसल है, आप बोल सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ वेसल, जहाँ पर कि ये पूरा इतना हाई टेम्परेचर रेस किया जाता है और इस तरह से रखा जाता है। तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो टोकामैक के अंदर ही आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो फ्यूजन अगर होता है मान लो, तो एक्चुअली में रशिया के दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम आपको बता दूं, इगोर टैम एंड एंद्रे
सखारोव थे। इन्होंने कहा कि भैया अगर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ आप करते हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड्स को टोरस का शेप दे सकते हो, टोरस मतलब कि जैसे साउथ इंडियन वड़ा होता है ना, वड़ा का शेप दे देते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप प्लाज्मा को एक बॉटल के अंदर, मैग्नेटिक बॉटल, एक इनविजिबल मैग्नेटिक बॉटल के अंदर कंटेन कर सकते हो। और यही है आपका टोकामैक का जो प्रिंसिपल है, इसमें एक इनविजिबल मैग्नेटिक बॉटल की तरह ये पूरा चीज़ होता है। और ये फिर उसके जो कंटेनर की जो स्लिट है, कंटेनर की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, उनसे ये टच नहीं होता। और क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आपको सस्टेन करना है, तो दैट इज़ हाउ इट सेव्स इटसेल्फ फ्रॉम दैट। तो आपको जैसे दिख रहा है ना, ये होता है यहाँ पे इस तरह से एक इनविजिबल मैग्नेटिक बॉटल की तरह देखो बन गया है, और वहीं पे ये चीज़ क्रिएट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं क्या क्या है। फ्यूल सप्लाई के लिए इंग्रेडिएंट ड्यूटीरियम यूज होता है, हाइड्रोजन आयन विच इज़ इजीली डिराइव्ड फ्रॉम वाटर, इट्स सप्लाईज वुड लास्ट इनडेफिनेटली, क्योंकि चूंकि ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन वाटर से इजीली मिल जाता है। ट्रिटियम, हाइड्रोजन आयन क्रिएटेड इन फ्यूजन प्रोसेस, ट्रिटियम इज द हाइड्रोजन आयन दैट इज क्रिएटेड इन द फ्यूजन प्रोसेस। लिथियम यूज होता है, मेटल नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रिटियम, ठीक है ना, मेटल विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिटियम, दैट इज नोन रिजर्व्स ऑफ एटलीस्ट 1000 ईयर्स। ये लिथियम के रिजर्व्स कम से कम 1000 सालों के लिए है हमारे पास। और ट्रिटियम इज द हाइड्रोजन आयन क्रिएटेड इन फ्यूजन प्रोसेस, एंड लिथियम इज द मेटल नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रिटियम। वेस्ट, इसमें नॉन पॉल्यूटिंग हीलियम इज द मेन बाई प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि इस फ्यूजन रिएक्टर का जो मेन बाई प्रोडक्ट है वो है आपका नॉन पॉल्यूटिंग हीलियम, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे गैसेस कम आउट, हीलियम एंड ट्रिटियम, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रिटियम भी प्रोडक्शन होता है, ट्रिटियम का प्रोडक्शन होता है, तो हीलियम एंड ट्रिटियम ही बाहर आती हैं। एंड ये दैट इज़ द थिंग हाउ इट वर्क्स। आप देख सकते हैं प्रोसेस एक बार यार, ठीक है। तो ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये है बेसिकली इंटरन्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है, एंड इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेटिंग कर रहा है। 35 कंट्रीज़ हैं, आई थिंक 35 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड उसमें इंडिया भी एक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग रिसेंटली, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, क्रिप्टोज आर थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब शक्तिकांता दास जी ने, जो आरबीआई के गवर्नर, उनका ये कहना है कि जो क्रिप्टोज हैं दे आर अ थ्रेट टू मार्केट स्टेबिलिटी, दे आर अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियस सी बात है, इसको उन्होंने एक नाम दिया है। दे हैव, इनका कहना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, चूँकि इनमें कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई रेगुलेटर नहीं होता, दे हैव नो अंडरलाइंग वैल्यू नॉट इवन एज अ ट्यूलिप। तो ये ट्यूलिप का एग्जाम्पल क्यों दिया मैं आपको बता देता हूँ। कल के न्यूज़पेपर में ये था नॉट इवन एज अ ट्यूलिप। तो ये क्यों कहा इन्होंने ट्यूलिप? क्योंकि ये 17th सेंचुरी का एक रेफरेंस है। 17th सेंचुरी का, देखो, द ट्यूलिप रेफरेंस इज टू अ 17th सेंचुरी मार्केट बबल व्हेन इन्वेस्टर्स बेट ऑन द प्राइस ऑफ ट्यूलिप बल्ब्स। तो उस समय ट्यूलिप बल्ब्स के ऊपर उन्होंने बेट किया था इन्वेस्टर्स ने, और इसी कारण से ये नॉट इवन दैट ऑफ अ ट्यूलिप उन्होंने कहा है। 17th सेंचुरी का ये 17th सेंचुरी मार्केट बबल था, जब इन्वेस्टर्स वर वेटिंग ऑन द प्राइस ऑफ ट्यूलिप बल्ब्स, है ना। एंड ये स्टेबिलिटी को बहुत इम्पैक्ट पहुंचाएंगे ऑब्वियसली वाले आने वाले समय में, है ना, क्योंकि इनको एक तो रेगुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का, और उसके बाद फिर कंजम्पशन और जो आपका एक्सपेंडिचर वाला पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज होगा, दैट विल बी अ बिग थिंग टू वॉच, कि किस तरीके से कंजम्पशन का पैटर्न चेंज होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कल आए थे, जिसमें कि एक एडिटोरियल है MSP स्कीम टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसी रिफॉर्म्ड MSP की बात कर रहे थे, कि इन्होंने अपने से एक बनाया है कि भैया इस तरीके का अगर MSP का स्ट्रक्चर आप बना दो तो लोगों को बेनिफिट होगा। सबसे पहला जो ऑथर ने दिया है पॉइंट, वो ये दिया कि देखो अभी MSP जो है वो लगभग 23 क्रॉप्स के लिए है, 23 चीज़ों के लिए है, जिसमें 22 तो आपके क्रॉप्स है, प्लस एक आपका FRP यानी कि शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो कि शुगर मिल्स के थ्रू आप देते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि लेकिन इसमें जो फोकस होता है ज़्यादातर वो हमेशा व्हीट, राइस और आपके शुगर केन के लिए, ये 3 के लिए ही ज़्यादा है। बाकी जो 20 हैं उनके लिए कोई इतना ज़्यादा खास ध्यान दिया नहीं गया है, नॉट इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम देख लो, चाहे आज आप प्रेजेंट का टाइम देख लो, लेकिन आज भी ऐसा ही है। तो ऑथर ने कहा कि अब जो है फोकस जो है वो करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स ऑल दीज 20 क्रॉप्स एज जो बचे हुए 20 क्रॉप्स हैं उनके ऊपर फोकस करने। तो पार्शियल कवरेज को आपको हटाना है। तो ये जो पार्शियल कवरेज है ना, कि अभी आप इन 2-3 को अच्छे से देख रहे हो, बाकी को नहीं देख रहे हो, तो वो आपको हटाना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ इन्होंने ये कहा है कि जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है
कि जो प्राइजेज हैं, प्राइजेज जैसे मान लो कभी मान लो किसी और क्रॉप के लिए अदर देन व्हीट, राइस एंड शुगर केन अगर आपको एमएसपी देना है और आप चाहते हैं कि भैया ये इनका प्रोडक्शन, मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़े, तो मिलेट्स के लिए आप अनाउंस करिए ना, अच्छी खासी आप एमएसपी अनाउंस करिए, तो लोग मिलेट्स की तरफ शिफ्ट भी होंगे। और इस तरीके से आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो क्या कर सकते हो कि एक तो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप मार्केट में जिस चीज़ को चाहते हैं कि ज़्यादा हो, उस प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उस चीज़ के लिए एमएसपी ज़्यादा घोषित कर दो, तो फार्मर्स उसको बोएंगे, उगाएंगे। दूसरा, इससे लैंड की भी बचत होगी। मान लो लैंड में जैसे देखो कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि रेन फेड क्रॉप्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर रेन फेड इन इंडिया, जिनके लिए अलग से सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो केवल बारिश के पानी से ही वो उग जाते हैं। तो मतलब कि वो पानी कम ले रहे हैं। दूसरा, आपका इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, एनर्जी सिक्योरिटी की बचत होगी। तीसरा, आपका लैंड भी प्रॉपर रहेगा, क्योंकि देखो बार बार अगर एक ही चीज़ लैंड में उगती रहेगी तो लैंड की प्रोडक्टिविटी तो खत्म होती है। तो अगर आप इस तरीके से बदलवाते हो, वेरिएशन करवाते हो फार्मर्स के थ्रू, तो दैट अगेन बेनिफिट द लैंड एज वेल। एनर्जी सिक्योरिटी तो हो ही गया, उनका भी खर्चा कम होता है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑथर ने यही चीज़ यहाँ पे कही है कि इस तरीके से एक एमएसपी स्कीम बनाने की ज़रूरत है और एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ के थोड़ा, क्योंकि अगर मतलब कहना चाहिए एग्रीकल्चर आपका सही है तो बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे रिलेटेड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर से वो भी सही रहेंगे। फार्मर्स को आपको एम करना है कि उनको हाई प्राइस, उनका रेम्यूनरेशन थोड़ा ज़्यादा रहे, ताकि उनका अगर स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सबका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो ट्रिकल डाउन, रियल ट्रिकल डाउन कहलाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये कुछ एक दो पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। लोकल जॉब लॉज दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। अब यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पे अभी रिसेंटली हरियाणा ने जैसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट लेकर के आ गए, जिसमें उन्होंने कहा कि 75% जॉब्स, ऐसी जॉब्स जहाँ पे सैलरी 30,000 रुपये महीने तक है, वो सारी जॉब्स 75% उनमें से हरियाणा के लोकल्स के लिए रहेगी। अब केवल हरियाणा ने ऐसा लॉ नहीं लाया, इसके अलावा झारखंड ने भी ऐसे ही लॉ लेकर के आए हैं, साउथ के स्टेट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो लॉ लेकर के आए हैं। ऐसे में ऑथर ने कहा है कि क्या ये सही है। सबसे पहले ऑथर ने एग्जाम्पल दिया, कुछ केसेस बताए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे देखने योग्य हैं। पहला, ऑथर ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब यहाँ पर आप इस फ्रीडम, इस फंडामेंटल राइट पे आप किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। आर्टिकल 19(1)(g) जब साफ साफ ये कहता है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी वोकेशन कर सकते हो, हाँ, until unless you should have the capability to do that thing, आपके अंदर मेरिट होनी चाहिए बस। लेकिन आप कोई भी, आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो ये जो 75% का जॉब है, सपोज करो लोअर एंड जॉब्स हैं, सपोज करो 30,000 से कम सैलरी के जॉब हैं, तो ये भी राइट तो लोगों को मिलता है ना कि वो दे कैन कैरी दैट वर्क। फिर 2002 में टीएमए पाई फाउंडेशन केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव ऑटोनॉमी इन देयर एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, है ना। टीएमए पाई फाउंडेशन केस था, जिसमें 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ऑटोनॉमी है उनके खुद के उसमें, है ना, एंड वहाँ पे आप मैंडेट नहीं कर सकते इस तरीके से। लेकिन अब आप खुद सोचो, जैसे कि अगर खुद हरियाणा में लॉ चल रहा है कि भैया चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, 75% आपको लोकल्स को देना पड़ेगा अगर 30,000 से कम का जॉब है। तो ऐसे में भैया ये तो बहुत ही बड़ा एक ब्लो है टुवर्ड्स द ऑटोनॉमी ऑफ द प्राइवेट फर्म्स, जो प्राइवेट फर्म्स है उनकी ऑटोनॉमी पे। दूसरा, इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बाय वर्च्यू ऑफ डोमिसाइल और रेसिडेंस, ये अपने आप में कौन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। अगर आर्टिकल 16 की हम बात करते हैं तो भले उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जस्ट सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस या बर्थ आप क्या बना सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि ऑथर ने कहा है, ठीक है ना, कि सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ बर्थ प्लेस और रेसिडेंस कैन यू प्रोवाइड द रिजर्वेशन, है ना। कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सोचना अलग चीज़ है, लेकिन केवल और केवल बर्थ के, रेसिडेंस के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि देखने योग्य रहेगी। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ कही है कि देयर हैव बीन सेवरल केसेस जहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रूलिंग ऐसी दी है कि उन्होंने कहा है कि इस तरीके का आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस में 1992 के इंदिरा साहनी केस में भी कहा गया था कि भैया 50% से ऊपर तो रिजर्वेशन का क्वांटम बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 75% की सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर रहे हैं वो लोकल्स के लिए, वो भी सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो ये सारे जो
फॉल आउट्स इनको चेक करना होगा और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द ये मैटर जो है वो सुलझाना होगा, क्योंकि इससे क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनीज काम कर रही हैं वो अपने जो पुराने एम्प्लॉयज़ उनको तो निकालेंगे नहीं, या तो उनको निकाल के कहीं और लगा। दूसरा चीज़ कि उनकी क्वालिटी कैसे हैम्पर हो रही है, उनको अब लोकल्स में ही लोग लेने हैं, तो अगर उनको स्किल सेट नहीं भी मिल रहा है डिजायर्ड स्किल सेट, तो भी उनको लेने तो लोकल से ही पड़ेंगे लोग। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज इश्यूज। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।